हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर चॉइस क्लासेस। माय नेम इज रवि। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन टॉपिक को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, अर्थात ऑर्गेज्म के अंदर या कह सकते हैं ऑर्गेज्म के सेल के अंदर होने वाली जितनी भी रिएक्शन होती है उनके लिए बेटा एंजाइम्स एक कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। कैटालिस्ट बेसिकली किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते समय रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। ये इनकी खास और यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोग एंजाइम्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा अब हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं आपने पढ़ रखा है बेटा। एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। एंजाइम्स आर डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होने वाली जितनी भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दैट इंक्रीजेस द rate of the biochemical reaction without itself undergoing any change or consume in the reaction। ये जब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो बेटा ये अपने अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं, या कह सकते हैं रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। जब आप इसको सबस्ट्रेट के साथ मिलाते हो तो सबस्ट्रेट आगे जाके प्रोडक्ट में बदलेगा, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। ये इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चा आपको समझ में आ गया होगा एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर दी बायोकैटालिस्ट दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग द रिएक्शन और एनी चेंज। समझ में आया? तो चलिए बेटा हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए उसका यूनिक एंजाइम होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। हर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर एंजाइम्स होता है, वही पर्टिकुलर एंजाइम्स उस बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। कोई और दूसरा एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ाता। इसलिए हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जिस रिएक्शन के लिए वो पर्टिकुलर एंजाइम होता है वही एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। ये इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। तो बेटा चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा ए और ई का मतलब यहां पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन उठता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, ये आपने कहा कि बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे बढ़ाते हैं। इसके पीछे का आंसर ये है कि बेटा जब भी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उस बायोकेमिकल रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ए एक सबस्ट्रेट है, वो प्रोडक्ट बदलता है कितनी देर में, 1 घंटे में बदलता है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी बोली जाएगी बेटा, 1 घंटा। लेकिन अगर आपने एंजाइम्स को मिला दिया, अब ए से बी कन्वर्जन में लगता है 1 घंटा, एंजाइम्स मिलाने पे ये 1 घंटा कितने में कन्वर्ट हो जाता है, आधे घंटे में। तो बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया आपने, घटा दिया। क्या कर दिया बेटा, घटा दिया। तो यही एंजाइम्स का काम होता है। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, बाई लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से होता है। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बदलेगा, इस बदलने में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी के लेवल को, या कह सकते हैं उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कम करना,
ये सारा का सारा कार्यक्रम किसका होता है? ये सारा का सारा कार्यक्रम ये होता है एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स कैसे वर्क करता है? एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है बाई लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? दे कैन कैटालाइजेस रिवर्सिबल रिएक्शन। या कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, आपने पढ़ी होंगी, दो तरह की रिएक्शन होती है। एक को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक को बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जब ए सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है सबस्ट्रेट में, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए एंजाइम्स का काम होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बदलना, लेकिन ऐसा नहीं कि एंजाइम प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में नहीं बदल सकता। एंजाइम प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में बदल सकता है, इतनी कैपेबिलिटी उस एंजाइम्स के पास भी होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एंजाइम ऐसा कर सकता है, हर एंजाइम ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो एंजाइम्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सकता है और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में भी बदल सकता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगला लिखा है बेटा, एंजाइम्स आर प्रेजेंट या कह सकते हैं रिक्वायर्ड इन वेरी लो कंसंट्रेशन। जब भी हम लोग एंजाइम्स का यूज करते हैं तो एंजाइम का यूज करने के लिए ऐसा नहीं कि हमको बहुत या कैसे लार्ज अमाउंट में एंजाइम चाहिए। एंजाइम्स की कंसंट्रेशन किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही मिनिमम चाहिए। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ जो आपका एंजाइम्स है, यही किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या कर सकता है बेटा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल सकता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया बेटा? ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का लार्ज अमाउंट नहीं चाहिए, ये स्मॉल अमाउंट में अपना कार्यक्रम या कहते हैं फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए बेटा ये पॉइंट लिखा हुआ है, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी लो या कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्शन चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए एंजाइम्स की किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा बेटा, ड्यूरिंग द रिएक्शन दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। जब भी ये बेटा रिएक्शन को या कह सकते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ऐसे केस में किसी भी एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसा आप डालेंगे किसी भी रिएक्शन में, वैसा ही बेटा आपको रिएक्शन के बाद वैसे ही क्या मिलेंगे? आपको एज इट इज मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, दियर एक्टिविटी कैन कंट्रोल बाय सेवरल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एंजाइम्स को हम लोग उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम्स है उसकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता, हर एक एंजाइम्स का अपना रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। जिस तरह मतलब जिस तरह से हम लोग किसी भी एंजाइम्स को उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसके फंक्शन को, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स को कैसे कंट्रोल किया जाए या कह सकते हैं उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, इसका हर एंजाइम्स का अपना एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा है, नियरली ऑल नोन एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। इसका मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा प्रोटीन के बने होंगे। तभी कुछ आपको मिलेगा सिंपल टू टोटल प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि जितने भी कोई ऐसा भी एंजाइम आपको देखने को मिलेगा जिसमें पूरा का पूरा कंपोनेंट किसका है? एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है। और कुछ ऐसे भी एंजाइम देखने को मिलेंगे जिसमें बेटा एंजाइम्स भी है और कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी है। ऐसे एंजाइम्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एंजाइम या कह सकते हैं प्रोटीन सब्सटेंस होता है, उसको सिंपल एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एंजाइम्स जिसके पास प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, उसे बेटा हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम बेसिकली दो तरह के होते हैं, जहां पे एक प्योरली प्रोटीन का बना होगा, एक प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी होता है, उसी को बोलते हैं नॉन या कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जितने भी आप एंजाइम छोड़ोगे बेटा उसमें प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा, उससे बेटा प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक आप एंजाइम्स का नाम या एंजाइम्स की कैटेगरी में आता है, हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम। बेसिकली ये प्रोटीन का नहीं बना होता। ये राइबोजाइम का मतलब होता है जब भी कोई आरएनए कंपोनेंट किसी एंजाइम की तरह वर्क करने लगता है, उसी को बोलते हैं राइबोजाइम। तो आपने इस पॉइंट से क्या समझा? ये पॉइंट हमको ये बताता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन से सिंपल या कह सकते हैं टोटल प्रोटीन के बने होते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे क्या? सिंपल एंजाइम। इसी तरह एक टॉपिक होता है हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के भी बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? राइबोजाइम बेसिकली
आरएनए होता है जो एक्ट करता है किसी एंजाइम्स की तरह। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, द कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम्स की वह साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज आता है और प्रोडक्ट में बदलता है, उस साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। अब क्या कह सकते हैं बेटा, एंजाइम्स जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो पूरा का पूरा एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं करता। एंजाइम्स का वह पार्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव साइट। तो एंजाइम्स में एक्टिव साइट क्या होता है, एंजाइम्स एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पे कोई भी रिएक्शन या कह सकते हैं कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इसी को बोलते हैं क्या, हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिव साइट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंजाइम्स आर बिलोंग टू टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपने पढ़ा रखा है प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो एंजाइम्स होते हैं बेटा ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आते हैं बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर ही पार्टिसिपेट करता है एंजाइम्स बनाने में। मुझे लगता है कि आपको एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो चलिए बच्चों, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले बेटा एक छोटा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू ग्रुप ऑफ एंजाइम। यहाँ पे आपको दो ग्रुप एंजाइम्स के देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं बेटा सिंपल एंजाइम और दूसरे को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होंगे। और आपको पता है प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड का। तो आप ये भी कह सकते हैं सिंपल एंजाइम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं बेटा, अमाइनो एसिड के। ऐसे एंजाइम्स जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं उनको बोलते हैं सिंपल एंजाइम्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल एंजाइम्स। उसी तरह जब आप कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की बात करें तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा है देयर आर टू जर्नल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे दो ग्रुप एंजाइम्स के देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं बेटा सिंपल एंजाइम्स और दूसरे को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं बेटा ये किसके बने होंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके बने होंगे, ओनली प्रोटीन के, या कह सकते हैं अमाइनो एसिड के। एंड रिक्वायर नो अदर केमिकल ग्रुप फॉर देयर एक्टिविटी। या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ऐसे एंजाइम्स जो सिर्फ और सिर्फ बने होंगे प्रोटीन के, लेकिन इसको किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप या मेटल आयन इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको हम लोग बोलते हैं सिंपल एंजाइम्स। उसी तरह जब हम दूसरी तरफ चलेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के बने होते हैं। लिखा है द एंजाइम्स दैट एसोसिएटेड विद नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के साथ बने होंगे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। उसके बाद लिखा है जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है या कंपोनेंट होता है वो इसेंशियल होता है। अगर आपने प्रोटीन से नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को हटा दिया तो उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर एक्टिविटी या कहते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम से नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को हटा दिया तो ऐसे एंजाइम काम नहीं कर सकते, जो उनका फंक्शन होता है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए बेटा जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, इनके बारे में इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस इन्हीं को बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर। लिखा है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट लिंक टू एपो एंजाइम्स आइदर कोवलेंटली और नॉन कोवलेंटली। सर जी ये एपो एंजाइम्स क्या होता है, देखिए अभी आपने पढ़ा कॉन्जुगेटेड एंजाइम दो चीज के बने होते हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से मिलके। ठीक है, तो एंजाइम से अगर आप प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से मिलके बने हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। जब आप को एंजाइम से नॉन प्रोटीन सब्सटेंस हटा देते हैं तो बचा हुआ कंपोनेंट कहलाता है क्या, इसी को बोलते हैं एपो एंजाइम। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, आपने पढ़ रखा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम दो चीज से मिलकर बने होंगे, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से अगर आप नॉन प्रोटीन सब्सटेंस हटा देते हैं तो बचा हुआ प्रोटीन सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम्स। क्या बोलेंगे बेटा,
एपो एंजाइम्स। और जब आप प्रोटीन और नॉन ऐसा को एंजाइम्स या ऐसे को मतलब कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम जब नॉन प्रोटीन और प्रोटीन दोनों सब्सटेंस मिले होंगे तो उसे बोलते हैं होलो एंजाइम। देखिए दो वर्ड है बेटा, एक वर्ड को बोलते हैं होलो एंजाइम्स, एक वर्ड को बोलते हैं एपो एंजाइम। होलो एंजाइम तब बोलेंगे जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस दोनों साथ में हो। जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन में से प्रोटीन वाला सब्सटेंस सिर्फ हो, नॉन प्रोटीन वाले सब्सटेंस को अगर आप हटा देते हैं तो ऐसे एक एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम्स। एपो एंजाइम कैसे बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, ठीक है। और जब ये आपका लिखा हुआ है कोफैक्टर, ये कोफैक्टर का मतलब नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। ये कोफैक्टर जब एपो एंजाइम्स के साथ मिलेगा तो दो तरह की कंडीशन होगी, या तो ये टाइटली बाउंड होगा या तो बेटा लूजली बाउंड होगा, या हम ये भी कह सकते हैं या तो ये कोवलेंटली बाउंड होगा या तो नॉन कोवलेंटली बाउंड होगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ये जो कोफैक्टर होते हैं ये कोफैक्टर दो तरह के होते हैं। कोफैक्टर बेटा क्या होते हैं? कोफैक्टर आपने पढ़ रखा है नॉन प्रोटीन सब्सटेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ये कोफैक्टर दो तरह के होंगे, या तो बेटा होंगे मेटल आयन या तो होंगे बेटा कोएंजाइम्स। मेटल आयन का मतलब हो गया या तो ये मेटल आयन होंगे, जैसे आपने पढ़ रखा है मैग्नीशियम आयन, आयरन और जिंक। इनके क्या होंगे बेटा? आयन देखने को मिलेंगे। जैसा आपने पढ़ा होगा एमजी, अगर आप बायो को स्टूडेंट हो तो कभी आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हो, तो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप कैरी करता है कौन? हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज में कौन सा मेटल आयन मिलता है? उसी को बोलते हैं एमजी डबल प्लस। क्या बोलते हैं बेटा? एमजी डबल प्लस, ठीक है। ऐसे बहुत से एंजाइम्स होते हैं जिसमें ये सारे के सारे आपको मेटल आयन देखने को मिलेंगे। फिर देखिए बेटा कोएंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम के साथ साथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस अगर विटामिन का डेरिवेटिव होगा। कोफैक्टर दो तरह के हैं, एक को बेटा बोलते हैं हम लोग क्या? मेटल आयन, दूसरे को बोलते हैं कोएंजाइम। जब भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का जो कोफैक्टर है वो कोफैक्टर अगर विटामिन का डेरिवेटिव होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम्स। ये कोएंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे जिसमें से मेन जो कंपोनेंट होता है, जो मेन विटामिन होता है वो होता है बी, विटामिन बी के डेरिवेटिव होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जो कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन बी के डेरिवेटिव होंगे। इसमें से आपने कभी सुना हो एनएडी, एफएडी प्लस और टीपीपी, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये किसका डेरिवेटिव है बेटा? एनएडी प्लस। एनएडी प्लस क्या होता है? विटामिन बी3 का डेरिवेटिव। विटामिन बी2 का डेरिवेटिव क्या होता है? एफएडी प्लस। एफएडी प्लस का मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद टीपीपी थियामिन पायरोफॉस्फेट, ये किसका डेरिवेटिव होता है? विटामिन बी1 का, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपके नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जब ये प्रोटीन के साथ कोवलेंटली अटैच होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। मुझे लगता है कि आपको ये एंजाइम्स के ग्रुप समझ में आए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के हिसाब से बेटा एंजाइम्स को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें से पहली जो कैटेगरी है इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज। नेक्स्ट है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। ये 6 कैटेगरी के एंजाइम देखने को मिलते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला एंजाइम से। इसमें से पहला एंजाइम्स क्या है? ऑक्सीडोरिडक्टेज। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीडोरिडक्टेज में दो वर्ड से मिलकर बनाई है। एक वर्ड क्या बोलता है? ऑक्सीडेशन, और दूसरा वर्ड क्या बोलता है? रिडक्शन। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करना चाहते हैं या ऐड करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं जब भी किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह जब रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन या लूज ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये सारे के सारे प्रोसेस अगर कोई एंजाइम्स करवाता है या एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं तो ऐसे एंजाइम्स को हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में रखते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है? द एंजाइम्स दैट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें से पहला
अगर ऑक्सीडेशन कराएगा तो हम लोग इसे बोलेंगे बेटा ऑक्सीडेज। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस। क्या बोलेंगे बेटा? डिहाइड्रोजिनेस। चलिए देखिए नेक्स्ट, ट्रांसफरेज क्या होता है? ट्रांसफरेज का मतलब होता है जब भी कोई एंजाइम्स किसी ग्रुप को ट्रांसफर करता है। किसी ग्रुप का मतलब मेथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, अमाइनो ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ये ग्रुप किसी को एक सब्सटेंस से उठा के किसी दूसरे सब्सटेंस पर ट्रांसफर करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफरेज। इसको किस कैटेगरी में रखेंगे बोला? ट्रांसफरेज की कैटेगरी में रखते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि मेथाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेज। इसका एग्जांपल बेटा क्या होता है? काइनेज। काइनेज क्या होता है? काइनेज बेसिकली ये हाई एनर्जी फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेजेस। क्या बोलते हैं बेटा? काइनेजेस। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है? हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के बीच बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और इसके लिए यूज करते हैं वाटर का। किसका यूज करते हैं बेटा? यह करते हैं वाटर का यूज करके किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलेज। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलेज। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट। टू प्रोडक्ट का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करके दो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, बाई हाइड्रोलाइजिंग अ सब्सटेंस। एग्जांपल में क्या बोलेंगे? पेप्टाइडेज। आपने पढ़ रखा है पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। जब आपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था तो अमाइनो ग्रुप लिया था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया था, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला था। अब जब आप इसको वाटर मॉलिक्यूल दोगे तो ये अमाइनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? अलग अलग। तो वाटर मॉलिक्यूल दे के अगर किसी बॉन्ड को ब्रेकिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइज। क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोलाइज। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? हाइड्रोलाइज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है? लाइएज। यहां पे क्या लिखा है बेटा? लाइएज। लाइएज वो होते हैं बेटा जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कौन से बॉन्ड को? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, और यह कहते हैं अदर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। सर जी बॉन्ड तो ये भी ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोलाइज भी, लेकिन हाइड्रोलाइज में वाटर मॉलिक्यूल को दे के, वाटर मॉलिक्यूल को बेटा दे के अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइज। लेकिन आप बिना हाइड्रोलाइज की प्रोसेस किए बिना अगर आप कोई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ऐसे को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? ऐसे को रखते हैं बेटा लाइएज की कैटेगरी में। किसमें रखेंगे बेटा? लाइएज की कैटेगरी में। एग्जांपल होता है डी कार्बोक्सिलेज। क्या बोलेंगे बेटा? डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। क्या बोलेंगे? डी कार्बोक्सिलेज। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है? आइसोमरेज। आइसोमरेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के एटम का रीअरेंजमेंट कराते हैं। किसी भी एंजाइम्स के एटम का रीअरेंजमेंट कराते हैं। देखिए एक ही कंपाउंड में बेटा ये काम होगा, दो कंपाउंड में पार्टिसिपेट नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम्स होगा, और एक ही कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट को क्या करेंगे बेटा? डिफरेंट करेंगे, अरेंजमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, एटम की पोजीशन को चेंज करते हैं। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमरेज। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोमरेज। देखिए इंटर या कह सकते हैं इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट कराएंगे एटम्स का, या कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में क्या करेंगे बेटा? ग्रुप को अरेंजमेंट कराएंगे, इसी को बोलते हैं आइसोमरेज। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोमरेज। ध्यान रखिएगा एग्जांपल बेटा कौन आता है? म्यूटेज। क्या आएगा बेटा? म्यूटेज और आइसोमरेज, ठीक है। लाइगेज। लाइगेज क्या होता है? लाइगेज बेसिकली जब भी आप कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनाने के लिए अगर आप एटीपी का यूज करते हैं, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं बेटा लाइगेज, या कह सकते हैं लाइगेज की कैटेगरी में ये एंजाइम्स आते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा लाइगेज क्या होता है। लाइगेज बेटा क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, इसको क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सिंथेसाइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा? एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ऐसे एंजाइम्स को बेटा किस कैटेगरी में रखते हैं? लाइगेज की कैटेगरी में रखते हैं। जिसका एग्जांपल क्या होता है बेटा? सिंथेटेज। क्या होता है बेटा? सिंथेटेज। एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, एक वर्ड होता है सिंथेज। क्या होगा बेटा? सिंथेज। और एक वर्ड होता है सिंथेटेज। क्या होगा बेटा? सिंथेटेज। ये जो सिंथेटेज होता है बेटा ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। लेकिन जो सिंथेज होता है ये एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं करता, हाइड्रोलाइज नहीं करता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको बेटा ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने चलते हैं बेटा मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम।
ये एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में शुरू करते हैं। बट आज एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं इसके लिए दो मॉडल दिए गए थे। इसमें से एक मॉडल को हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल और दूसरे को बोलते हैं बेटा इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल दिया गया था एमिल फिशर के द्वारा और इंड्यूस फिट मॉडल दिया गया था बेटा कोशलैंड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था बेटा? कोशलैंड। ठीक है बेटा, क्या कहता है लॉक एंड की मॉडल? लॉक एंड की मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एमिल फिशर और दिया कब गया था? 1898 में दिया गया था। जो एंजाइम्स होते हैं बेटा किसकी तरह परफॉर्म करते हैं? लॉक की तरह। और सबस्ट्रेट किसकी तरह परफॉर्म करता है? की तरह। लॉक एंड की मॉडल ये बताता है कि हर एंजाइम्स का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एंजाइम्स हर किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर उसको प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा। ये बात नहीं बोलता है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ये बोलता है कि हर एक एंजाइम्स का अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, उसके साथ बाइंड करेगा और कन्वर्ट करेगा उसको प्रोडक्ट में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड हो सकता है, कोई दूसरा सबस्ट्रेट उस स्पेसिफिक साइट पे बाइंड नहीं हो सकता। अगर बाइंड नहीं होगा तो बेटा वो कन्वर्ट नहीं होगा किसमें? प्रोडक्ट में। ये कहना किसका है? लॉक एंड की मॉडल का, जिसको दिया गया था एमिल फिशर के द्वारा 1898 में। उसी के दूसरी तरफ एक मॉडल दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? कोशलैंड। और ये कोशलैंड ने कब दिया था? 1959 में दिया गया था। ये बात बोलता है कि देखिए एंजाइम्स की एक्टिव साइट थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। हालांकि लॉक एंड की मॉडल ये बोलता है कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट बेटा फिक्स होती है, इसमें कोई कंफर्मेशन चेंज नहीं होता। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल ये बोलता है कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। जब एंजाइम्स किसी सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है तो बेटा एंजाइम्स अपनी एक्टिव साइट में कंफर्मेशन चेंज होता है करता है, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो सकेगा और बाइंड होने के बाद उसके केमिकल चेंज आएगा। ठीक है, तो क्या होता है लॉक एंड की मॉडल, क्या होता है आपका इंड्यूस फिट मॉडल? तो चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको? लॉक एंड की मॉडल को। तो चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम का पहला मॉडल, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल, जिसको दिया था बेटा एमिल फिशर ने 1898 में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लॉक एंड की मॉडल ये बोलता है कि जो एंजाइम्स होता है बेटा वो लॉक की तरह परफॉर्म करता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो परफॉर्म करता है किसी तरह? की तरह। जैसा कि आपको बताया जो लॉक का अपना एक स्पेसिफिक की होता है जिसके द्वारा ही वो लॉक ओपन होता है, उसी तरह ये एंजाइम्स का अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। उसी सबस्ट्रेट के साथ बेटा ये एंजाइम्स बाइंड होगा और बाइंड करने के बाद अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल यही बोलता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड होंगे, कोई दूसरा सबस्ट्रेट यहां पे आके यानी कि एक्टिव साइट पे आके बाइंड नहीं होगा। एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट बेसिकली एंजाइम्स का वो पार्ट जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एक्टिव साइट। तो देखिए इसको हम लोग बेटा इसको लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। इसको दिया था एमिल फिशर ने 1898 में। इसको रिजिड एक्टिव साइट मॉडल भी बोलते हैं। रिजिड एक्टिव साइट का मतलब ये है कि एक्टिव साइट पे अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड होगा, कोई दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड नहीं होगा। तो चलिए बेटा इसके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम्स एक्ट एज लॉक एंड सबस्ट्रेट यानी कि रिएजेंट जो एक्ट करता है किसकी तरह? की तरह। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा? दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स का फिजिकल कांटेक्ट होना सबस्ट्रेट के साथ जरूरी है। अगर कोई एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाता तो बेटा वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा नहीं, प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। ये इसका सेकंड पॉइंट बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स कम्स अ कांटेक्ट विद सबस्ट्रेट एंड द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट एंड फॉर सबस्ट्रेट एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स। अर्थात एंजाइम्स के साथ पहले सबस्ट्रेट आके क्या होगा? कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट के बाद बाइंड होगा और बाइंड करने के बाद जब वो बाइंड हो जाएगा तो उसकी एक्टिव साइट पे केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। देखिए केमिकल चेंज किसमें देखने को मिलेगा?
सबस्ट्रेट में, ना कि एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट पे आने के बाद जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आ जाएगा तो बाइंड होने के बाद उसमें केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये केमिकल चेंज कहां पे होगा? ये केमिकल चेंज एक्टिव साइट पे ही होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होता। एंजाइम्स का वो पार्ट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव साइट। और जब एंजाइम्स ये कहते हैं जब सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ बाइंड करेगा तो बनेगा कॉम्प्लेक्स, जिसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इन दिस कॉम्प्लेक्स स्टेट सबस्ट्रेट अंडरगो केमिकल चेंज। सबस्ट्रेट में क्या होगा बेटा? केमिकल चेंज होगा। एंड दिस एक्टिव साइट एंड द एक्टिव साइट साइट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक दियर केमिकल बॉन्ड। सबस्ट्रेट के अंदर के केमिकल बॉन्ड में क्या होगा? चेंजमेंट होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। एंड फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जब भी पहला क्या हुआ था बेटा? पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट फिर एंजाइम्स की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट में केमिकल चेंज होगा, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये आपका सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट है अभी कहां पे? प्रोडक्ट है अभी एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे, तो इसे बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर लिखा क्या है? एज सून एज एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट बदलेगा तो प्रोडक्ट क्या करेगा? अब एक्टिव साइट से अलग होगा एंड बिकम फ्री, और एंजाइम्स क्या हो जाएगा? फ्री, विच इज रेडी टू बाइंड अनदर सबस्ट्रेट एंड न्यू रिएक्शन स्टार्ट। जब भी एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा तो अब प्रोडक्ट एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा, वो रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज हो जाएगा तो एंजाइम फ्री हो जाएगा। अब ये एंजाइम, ये जो फ्री एंजाइम है, ये रेडी है अनदर मॉलिक्यूल या कहते हैं अनदर सब्सटेंस से बाइंड होने के लिए और नए एंजाइम्स की प्रेजेंस, मतलब कि नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या हो जाएंगे बेटा? रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? पहला हम लोगों ने ये पढ़ा कि सबस्ट्रेट आके पहले किससे बाइंड करेगा बेटा? एंजाइम्स के साथ। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा? सबस्ट्रेट में केमिकल चेंज होगा और सबस्ट्रेट किस में बदलेगा बेटा? प्रोडक्ट में। कैसे केमिकल चेंज होगा? कहां पर? एक्टिव साइट पे। तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना। फिर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट होगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज हो जाएगा। एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। अब ये जो फ्री एंजाइम है ये रेडी है अनदर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, या कह सकते हैं अनदर सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए और नए रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? एंजाइम सब्सटेंस के साथ बाइंड होता है और बनाता है एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बदलता है एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ऐसे एंजाइम्स अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये है लॉक एंड की मॉडल। इसमें बेटा लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? सिंपल सी बात, अगर आप कॉम्पिटिशन को समझते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को भी समझ जाएंगे। ये कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूल दो है, दो सब्सटेंस है लेकिन एक्टिव साइट एक है, दो ए सब्सटेंस और उसी तरह एक सब्सटेंस और है, ये दो सब्सटेंस एक एक्टिव साइट पे बाइंड होना चाहते हैं, दोनों में से लेकिन जगह एक ही को मिलेगी। अगर एक सब्सटेंस बाइंड हो गया तो दूसरा वाला बाइंड नहीं हो पाया, अगर दूसरा वाला बाइंड हो गया तो पहला वाला बाइंड नहीं हो पाया। या कह सकते हैं कि इन्हीं दो सब्सटेंस के बीच एक कॉमन एक्टिव साइट को लेकर लड़ाई होती है, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब जब भी बहुत सारे लोग एक कॉमन चीज के लिए लड़ाई करते हैं, एक कॉमन चीज को पाना चाहते हैं, तो होता है बेटा कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब हो गया कि एक सब्सटेंस अगर एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया तो दूसरा सब्सटेंस उस एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो सकता। ये लॉक एंड की मॉडल परफॉर्म करता है, शो करता है, एक्सप्लेन करता है। मुझे लगता है कि आपको लॉक एंड की मॉडल क्या होता है समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ने पढ़ लिया लॉक एंड की मॉडल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मॉडल, जिसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल जिसको दिया था बेटा डी कोसलैंड ने 1959 में।
ये इंड्यूस फिट मॉडल ये बोलता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की, वो सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में फ्लेक्सिबल होती है, या कह सकते हैं सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में अपना कन्फर्मेशन चेंज करती है, जिससे सबस्ट्रेट आके एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है। इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं, इसी मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस फिट। इंड्यूस फिट का मतलब आप इसको नाम से जान रहे होंगे, इंड्यूस फिट यानी कि सबस्ट्रेट इंड्यूस कर रहा है किसको, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स को, ताकि सबस्ट्रेट आके उस एंजाइम से बाइंड हो सके। ध्यान रखिए, इसके पहले जो हमने मॉडल पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल ये बोलता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की वो कैसी होती है, रिजिड होती है। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल ये बोलता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की, वो बेटा रिजिड नहीं होगी, कैसे होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि कोई भी सबस्ट्रेट आके यहाँ पे अपने आप को क्या करता है, बाइंड करेगा। बाइंड करने के पहले वो एक्टिव साइट पे क्या करेगा, कंफर्मेशन चेंज को इंड्यूस करता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं किसको, इंड्यूस फिट मॉडल को। किसने दिया था बेटा, डी कोस्टलैंड ने। कब दिया था, 1959 में। दिस मॉडल इट इज द मॉडल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की मॉडल। बेटा ये लॉक एंड की मॉडल का मॉडिफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या लगा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड बट इट इज फ्लेक्सिबल। रिजिड नहीं होती, एक्टिव साइट कैसी होती है बेटा, फ्लेक्सिबल होती है। मींस इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम्स की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में चेंज होती है, उसमें कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन सबस्ट्रेट इंड्यूस कंफर्मेशन चेंज। क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे कंफर्मेशन चेंज होगा इन द एक्टिव साइट एज इट्स शेप बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, देन एक्टिव साइट परफेक्टली फिट विद सबस्ट्रेट एंड परफॉर्म ई एंड एस, या कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में एक्टिव साइट, एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे कंफर्मेशन चेंज आएगा। कंफर्मेशन चेंज आने से जो एक्टिव साइट होगी वो सबस्ट्रेट की प्रति कैसा हो जाएगा बेटा, परफेक्टली फिट हो जाएगा। इस तरह का कंफर्मेशन चेंज आएगा, जिससे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर क्या होगा बेटा, पहली बार की तरह फिर उसमें केमिकल चेंज आएगा, किसमें, सबस्ट्रेट में। और सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो अब कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद प्रोडक्ट अपनी एक्टिव साइट को लीव करेगा, एंजाइम्स की एक्टिव साइट को लीव करके अलग हो जाएगा और एंजाइम भी अलग हो जाएगा। फिर एंजाइम नेक्स्ट स्टेशन परफॉर्म करने के लिए फ्री होगा। ये होल प्रोसेस है। चलिए देखिए क्या है, कंफर्मेशन कैसे है? देखिए कंफर्मेशन कब आएगा, एंजाइम बना किसका होता है बेटा, प्रोटीन का। प्रोटीन किसका बना होगा, अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड में चेंज आएगा, इसका मतलब प्रोटीन में भी क्या होगा बेटा, चेंज आएगा। कंफर्मेशन चेंज अकर ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की ओरिएंटेशन में चेंज आएगा, तो बेटा प्रोटीन में भी, कंफर्मेशन में भी क्या होगा, चेंज आएगा। आफ्टर बाइंडिंग ई एस कॉम्प्लेक्स, ई बोले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, चेंज इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड वेरी सून प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, देन एंजाइम्स बिकम फ्री। जैसे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अपनी एक्टिव साइट, एंजाइम्स की एक्टिव साइट को क्या होगा, छोड़ेगा और अलग होगा, तो एंजाइम भी फ्री, प्रोडक्ट भी फ्री। अब क्या होगा बेटा, एंजाइम नेक्स्ट राउंड की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बेटा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये है इंड्यूस फिट मॉडल। आप ध्यान रखिए बेटा, लॉक एंड की मॉडल बोलता है कि वहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी सबसेट आएगा वो बाइंड कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए बेटा, दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मुझे लगता है कि आपको ये लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल क्या होते हैं, कैसे काम करता है एंजाइम, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स और हार्मोन में क्या डिफरेंस होगा, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन। ये हार्मोन एंड एंजाइम्स बहुत ही ज्यादा आपके क्लास में क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये यूपी बोर्ड का बहुत ही फेमस टॉपिक है जो बार बार आपके पेपर में आता है। हार्मोन बेटा आपके पेपर में अलग से क्वेश्चन नहीं बनता,
ये हार्मोन्स बेसिकली एंजाइम्स के साथ ही मिला के आपसे पूछाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हार्मोन एंड एंजाइम्स। बेटा हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर होते हैं। और अगर बात करें एंजाइम्स की, एंजाइम्स बेसिकली बायो कैटालिस्ट होते हैं। बायो कैटालिस्ट का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली सीधी भी जितनी भी रिएक्शन होती है, उन सभी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम किसका किसका होता है बेटा? एंजाइम्स का। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। और हार्मोन की बात करें तो हार्मोन बेटा ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, मैसेज कैरी करते हैं और किसी भी रेट के रिएक्शन को बढ़ाते नहीं है, लेकिन रेट की रिएक्शन को बेटा स्टार्ट करने का काम करते हैं। ये काम किसका होता है बेटा? ये काम होता है हार्मोन्स का। हार्मोन्स की अगर कैटेगरी देखें तो हार्मोन्स की बेटा तीन कैटेगरी होती है। एक होती है बेटा प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं स्टेरॉइड के बने होते हैं, कुछ एंजाइम्स अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। उसी तरह अगर एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होंगे, ये कभी आपको स्टेरॉइड के डेरिवेटिव नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जैसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम्स। तो देखिए बेटा हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हार्मोन्स ट्रिगर अ फंक्शन ऑफ अवर बॉडी, अर्थात ये आपकी बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन को क्या करते हैं? स्टार्ट करेंगे। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टार्ट करने का कार्यक्रम किसका होगा बेटा? ये हार्मोन्स का होगा। ठीक है, और उन रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम किसका होगा बेटा? ये एंजाइम्स का काम होगा। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट होते हैं दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन रेट में कंज्यूम नहीं होते। रेट के पहले जितना इनका अमाउंट रहता है उतना ही रेट के बाद या रिएक्शन के बाद इनको उतना ही अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, ये इनका यूनिक फीचर होता है बेटा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ बेटा? हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, इसी को बेटा हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम लोग डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं। देखिए आपकी बॉडी में बेटा दो तरह के आपको ग्लैंड देखने को मिलती हैं। ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड बेसिकली इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सीक्रेटेड कुछ दैट सीक्रेटेड मैसेंजर। ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं, इसीलिए इनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और साथ ही साथ इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट सीधे ब्लड में ट्रांसफर करती हैं बिना किसी वेसल के। ये वेसल का यूज नहीं करते, ये अपना सारा का सारा प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं ये रिलीज करते हैं किसमें? ब्लड में रिलीज करते हैं। और उसी तरफ अगर आप बात करते हैं किसकी? एंजाइम्स की, एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ये अपना प्रोडक्ट ब्लड में रिलीज ना करके ये रिलीज करते हैं अपना प्रोडक्ट डक्ट में। और ये डक्ट क्या होती है? ये डक्ट बेसिकली वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल की बात नहीं कर रहा बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ वेसल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड वेसल्स होती हैं जो बेटा मैं फॉर्मेशन साइट से टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू ब्लड टू टारगेट साइट, एंजाइम्स ट्रेवल थ्रू डक्ट टू टारगेट साइट। आपको पता है ब्लड आपकी बॉडी में बेटा सर्कुलेट करता रहता है, सर्कुलेट करेगा तो बेटा जितने भी डक्टलेस ग्लैंड होती है वो अपना मटेरियल किसमें सीक्रेट करेंगे? ब्लड में। और ये ब्लड पूरे पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा, और जब ट्रैवल करेगा तो अपने टारगेट पॉइंट तक किसके थ्रू पहुंचेगा बेटा? ब्लड के थ्रू। और उसी तरह अगर एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स डक्टेड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और डक्टेड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं तो ये अपना मटेरियल जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये अपना मटेरियल डक्ट में सीक्रेट करेंगी और ये डक्ट के थ्रू अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द रिएक्शन टाइम ऑफ हार्मोन इज स्लो, द रिएक्शन टाइम ऑफ एंजाइम इज क्विक। अर्थात जो हार्मोन्स होते हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बेटा कुछ समय लेते हैं, लेकिन एंजाइम्स ऐसा नहीं करते। एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन में आप अगर उसको ऐड करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को तुरंत बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हार्मोन्स अपना फंक्शन तुरंत परफॉर्म नहीं करते, ये सीक्रेट होने के कुछ समय बाद ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ बेटा? लेस सेंसिटिव टू पीएच चेंज, और ये होते हैं हाई सेंसिटिव टू पीएच चेंज। जैसा कि आपको पता है हार्मोन्स के बेटा तीन कैटेगरी होती है, प्रोटीनेसेस, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और स्टेरॉइड। और अगर आप बात करें किसकी? एंजाइम्स की, एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। और आपने यही पढ़ा था टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वहां पे आपने टॉपिक पढ़ा था जिसे हम लोग बोलते हैं पीएच चेंज। अगर आप पीएच को चेंज करते हैं ऐसे केस में बेटा प्रोटीन का
स्ट्रक्चर डिसऑर्डर हो जाएगा, या कह सकते हैं प्रोटीन का उसका टर्सरी स्ट्रक्चर या कह सकते हैं प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। अगर प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, ऐसे केस में अपने यूनिक 3D स्ट्रक्चर को वो अटेन नहीं कर पाएगा। अगर अटेन नहीं कर पाएगा तो अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। और उसी तरफ अगर हार्मोन की बात करें तो हार्मोन पीएच के रिगार्डिंग लेस सेंसिटिव होते हैं, और ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये हाई सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के रिगार्डिंग। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हार्मोन्स में बी प्रोटीनेसियस अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और स्टेरॉइड। जैसा कि अभी भी आप पढ़ चुके हो, जो हार्मोन्स होते हैं बेटा उनकी 3 कैटेगरी होती है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होते हैं आपने पढ़ रखा है, स्टेरॉइड लिपिड के डेरिवेटिव होते हैं। किससे बनते हैं बेटा स्टेरॉइड हार्मोन, ध्यान रखिए स्टेरॉइड हार्मोन कैसे देते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल से करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है बेटा, एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीनेसियस होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये राइबोजाइम क्या होते हैं, राइबोजाइम जब भी कोई आरएनए किसी एंजाइम की तरह वर्क करता है, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है बेटा, हार्मोन्स एक्ट एज मैसेंजर और एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटालिस्ट। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। और उसके दूसरी तरफ अगर हम एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स कोई मैसेंजर नहीं होते, ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, उनके रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हार्मोन रेट को बढ़ाने का काम नहीं करते, रेट को इनिशिएट करते हैं, रेट को ट्रिगर करते हैं, या रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। ये काम किसका होता है बेटा, हार्मोन्स का। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल लिखे बेटा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कैसे होते हैं स्टेरॉइड डेरिवेटिव। इंसुलिन प्रोटीन और प्रोटीनेसिस हार्मोन होता है, और आपका थायरोक्सिन कैसा होता है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अगर प्रोटीएज की बात करें, प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स को प्रोटीएज बोलते हैं, पेप्टाइड ब्रेक करने वाले को हम लोग पेप्टाइडेज बोलते हैं, और काइनेजेस क्या होते हैं, जब अभी फॉस्फेट ट्रांसफर करना होता है उनको हम लोग बोलते हैं काइनेजेस। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बेटा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप रैंकर चॉइस क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।